हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 52वें चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के अपॉइंटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, इस नियुक्ति की क्या प्रक्रिया और परंपरा रही है, इससे संबंधित प्रमुख वाद क्या रहा है और क्या यह नियुक्ति की प्रक्रिया कभी वायलेट भी की गई है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस BR गवई के द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयों का मूल्यांकन भी करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्री और मेंस दोनों पोर्शन में आपके लिए पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जुडिशरी है, जहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट और संवैधानिक पीठ के गठन को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं और ये दोनों चीजें आपको इस वीडियो में समझ आएंगी। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। इनका जन्म अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। 14 मई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक अर्थात मात्र 6 महीने की अवधि के लिए ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह काम करेंगे। तो इनका कार्यकाल एक छोटा कार्यकाल होने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। इसके पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन भारत के पहले दलित चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस BR गवई के साथ एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यह भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस भी होंगे। बौद्ध समुदाय भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है। भारत में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया यह है कि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो वर्तमान CJI होते हैं उनकी सिफारिश पर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया जाता है। परंपरा यह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। यद्यपि यह परंपरा 1950 से लेकर के 1973 तक लगातार कंटिन्यू रही, लेकिन 1973 में यह पहली बार वायलेट हुई जब जस्टिस NAN रे को 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस बना दिया गया और बाद में 1977 में पुनः यह वायलेट की गई जब MH बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इन्होंने भी अपने सीनियर्स को सुपरसीड किया था। वास्तव में यह परंपरा एक विधिमान्य परंपरा के तौर पर स्थापित होती है सेकंड जजेस केस को लेकर। सेकंड जजेस केस हुआ था, सेकंड जजेस केस 1993 का केस है और इस 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सबसे सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना चाहिए। भारत के संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 है। अनुच्छेद 124 का सब क्लॉज 2 यह कहता है कि भारत में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। इस न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जितना उचित समझें उतने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सलाह मशवरा करेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि अगर वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिवा किसी और जज की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर रहे हैं तो वे चीफ जस्टिस की सलाह लेंगे, लेकिन इस आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 में कहीं पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं दिया गया है। इसीलिए परंपरा रही कि वरिष्ठतम जज को बनाया जाए और सेकंड जजेस केस के बाद इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया गया। तो वर्तमान में स्थिति यह है बिल्कुल स्पष्ट वन लाइन में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जाने से पहले कोई नाम रिकमेंड करेगा जो जनरली सीनियर मोस्ट जज होता है और उसके नाम को विधि मंत्रालय स्वीकृति देंगे और तदुपरांत भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अब इतना जानने के बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि जस्टिस गवई का करियर क्या रहा है और उनके द्वारा डील किए गए प्रमुख केसेस क्या रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वास्तव में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं
वास्तव में ये सामाजिक न्याय, संवैधानिक कानून और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में बहुत ज्यादा अटैच रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं। सबसे प्रमुख मामले कौन से रहे जिन पर जस्टिस गवई ने अब तक निर्णय दिए हैं? तो सबसे पहला मामला नोटबंदी का मामला था। आपको याद होगा 500 और 1000 रुपए की नोट भारत में बंद कर दी गई थी, और इस मामले को अगर हम टेक्निकली केस के नाम से देखना चाहें तो ये विवेक नारायण शर्मा, केस का नाम था विवेक नारायण शर्मा, विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस गवई के सहित 5 जजों की बेंच थी, उस सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह माना कि भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी उचित है, वैधानिक है, वैध है। हालांकि यह निर्णय 4-1 के बहुमत से आया था और इस निर्णय के पक्ष में जस्टिस गवई ने अपना मतदान किया था। नोटबंदी के उद्देश्य को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार करते हुए जस्टिस गवई का जो टिप्पणी था वो ये था कि इसके द्वारा काले धन, नकली मुद्रा, आतंकवाद का वित्त पोषण और साथ ही साथ समानांतर अर्थव्यवस्था जो पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी की चल रही है उसे रोकने में मदद मिलेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा मामला जिसमें जस्टिस गवई शामिल थे वो था अनुच्छेद 370 को समाप्त करना। अनुच्छेद 370 जो कश्मीर से संबंधित है, उसको लेकर जब केस हुआ, उस केस की सुनवाई जस्टिस गवई की बेंच ने ही की थी और इसमें जस्टिस गवई के साथ साथ 5 जजेस की बेंच थी। इस संविधान पीठ ने माना कि 370 हटाना और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में परिवर्तित करना यह सरकार का वैधानिक अधिकार है और यह संवैधानिक रूप से सही है। तो इस निर्णय पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मामला जो कि संबंधित है जस्टिस गवई से, वो है बुलडोजर कार्यवाही पर रोक। बुलडोजर जस्टिस एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया था, आपको ध्यान होगा। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, ये मामला 2024 में ही निर्णय लिया गया है और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच बनी, जिसमें एक जस्टिस गवई थे और दूसरे जस्टिस के.वी. विश्वनाथन थे। इस पीठ ने अपराधियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जो ध्वस्त करने की प्रथा थी उसकी बहुत कड़ी आलोचना करी और इसे जो है कानून के शासन के खिलाफ माना। उन्होंने यह भी कहा कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस इत्यादि के यदि ऐसी कार्यवाही की जाती है तो यह कार्यवाही पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसका कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा। इन सबके साथ सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस गवई ने दिया जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में था। तो एससी और एसटी के जाति में उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन, और यह निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट का 2024 का ही निर्णय है, बहुत रिसेंट निर्णय है और महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण बहुत आवश्यक है और उन्होंने कहा कि एससी और एसटी में जो क्रीमी लेयर में आने वाले लोग हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाना चाहिए, जिससे वे जो वंचित रह गए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उन्हें भी आरक्षण का पूरा लाभ मिले। तो वास्तव में इस मामले में जस्टिस गवई ने क्रीमी लेयर की अवधारणा जो कि वास्तव में ओबीसी के लिए ही अभी तक लागू होती है, वो एससी और एसटी के लिए भी लागू करने की बात कही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक बहुत विवादित मुद्दा रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय था यह भी जस्टिस गवई की सदस्यता वाली बेंच ने दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, 2024 का ही निर्णय है। इस निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा, ये 5 जजेस की जो बेंच थी
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो असंवैधानिक है और यह अनुच्छेद 19(1)(a) का वायलेशन करती है, सूचना के अधिकार का वायलेशन करती है, क्योंकि इसमें राजनीतिक जो फंडिंग है वह पारदर्शिता के अंतर्गत नहीं की जाती। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहे हैं और इस तरह से एक महत्वपूर्ण रूप से हम एक आगे आने वाले समय में बेहतर निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। जो इन 6 महीनों के संक्षिप्त कार्यकाल में इन्हें जिन प्रमुख मुद्दों से झेलना पड़ेगा उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस, जिनकी संख्या आज 80,000 से ज्यादा है, न्यायिक सुधारों को करना और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बेंच के गठन जैसी चुनौतियां, क्योंकि संवैधानिक बेंच को लेकर मुद्दा बहुत ज्यादा इस समय राजनीतिक माहौल में आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर एक संवैधानिक प्रश्न का उत्तर देते हुए टी.एन. रवि के केस में बिना बेंच को परिभाषित किए ही निर्णय दे दिया गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि जस्टिस गवई उस कठिन समय में सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यक्षता है, जो चीफ जस्टिस का पद है वो संभाल रहे हैं, जहां पर उन्हें एक नया माइलस्टोन रखना पड़ेगा, एक मील के पत्थर को स्थापित करना पड़ेगा, जहां पर न्यायिक स्वतंत्रता के साथ साथ न्याय की अपनी परिभाषाएं जो समाज के दलित और वंचित वर्गों को अच्छा न्याय दे सके उसके लिए हो, सामाजिक विविधता और समावेशन को उन्हें प्रोत्साहित करना होगा और इसीलिए यह नियुक्ति पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस के पोर्शन में भी आपके मेंस के आंसर में काम आ सकती है। थैंक यू सो मच। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।